नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हवाई किराया हाई और एससी ने आग दिखाई। जी हां, हवाई जहाज से यात्रा करना एक महंगा ऑप्शन है, लेकिन अगर हवाई सफर का किराया महंगे से मनमाने की तरफ चला जाए तो क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो इस वक्त देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि त्योहारों के वक्त या किसी भी तरह की इमरजेंसी के समय अचानक से हवाई किराए चढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्योहारों और इमरजेंसी हालातों में प्राइवेट एयरलाइंस के हवाई किराए बढ़ाने को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, वरना वो 32 पिटीशन पर विचार नहीं करते। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए को विचार करने और जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। तो ये मामला एक जनहित याचिका यानी पीआईएल से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस के त्योहारों के समय अचानक किराए बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कंट्रोल के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने अदालत को बताया कि यह मामला आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है। सरकार और संबंधित विभाग इसे हाई लेवल पर देख रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। याचिका में चेक इन बैगेज समेत अन्य मुद्दे भी उठाए गए। एयरलाइंस ने इकोनॉमी क्लास में मुफ्त चेक इन बैगेज की सीमा जो कभी 25 किलो हुआ करती थी उसे घटाकर अब 15 किलो कर दिया है। साथ ही कई छिपे हुए चार्ज और डायनामिक प्राइसिंग के जरिए यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। अब तो कोई भी सीट एयरलाइन के अंदर फ्री ढूंढना बहुत मुश्किल हो चला है। अभी किसी भी सरकारी संस्था के पास हवाई किराए पे सीधा कंट्रोल या सीमा तय करने का अधिकार नहीं है, जिससे एयरलाइंस मनमाने तरीके से कीमतों को बढ़ा लेती है, खासतौर पर त्योहार आ जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटर बनाया जाए ताकि आम लोगों को मनमानी कीमतों और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सके, ऐसी भी याचिकाओं में डिमांड की गई है। अब ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस इस मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस मनमानी पर पहली बार कोई बात हो रही हो। याद कीजिए, इससे पहले नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने केंद्र सरकार, डीजीसीए और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एईआरए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि त्योहारों के वक्त हवाई किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी शोषण जैसा है। याचिका में महाकुंभ, पहलगाम आतंकवादी हमला और उसके बाद किराए में बढ़ोतरी का हवाला दिया गया था। अगर हाल फिलहाल के उदाहरण की बात की जाए, दिसंबर 2025 में इंडिगो वाला संकट, इंडिगो क्राइसिस, उस दौरान भी कई प्राइवेट एयरलाइंस के किराए उनमें उछाल देखने को मिला था। यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट्स की तलाश में सामान्य से 10 गुना ज्यादा तक पर टिकट खरीदने पड़े थे। बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 को दिल्ली से बेंगलुरु की सबसे सस्ती फ्लाइट का किराया 40,000 रुपए से ज्यादा था, जबकि कुछ फ्लाइट्स का किराया 80,000 रुपए तक हो गया था। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को केंद्र सरकार से बाकायदा पूछा था कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4-5 हज़ार से बढ़कर 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गई। अगर ये संकट था तो दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी गई। तो ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं, इतने समय से बढ़ते किरायों पर किसी ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या हर बार क्राइसिस के बाद ही सिस्टम जागेगा? क्या अब हवाई किराए पर कोई असरदार कंट्रोल फ्रेमवर्क बन पाएगा, या डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर हो रही मनमानी पर सच में कोई लगाम कभी लगेगी भी या नहीं? या फिर हर फेस्टिवल सीजन में या हर फेस्टिव सीजन में किसी इमरजेंसी में यात्रियों की जेबों पर यूं ही वार होता रहेगा? तो ये सारे विचारणीय सवाल है। और अब तो हवाई यात्रा ऐसा नहीं रह गया कि किसी वर्ग विशेष की चीज़ रह गई है। भारत का जो पूरा एविएशन सेक्टर है वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट में है। हम अपने एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें टिकट की कीमतों का ध्यान रखना होगा। और देखिए कोर्ट क्या कह रहा है, खास बात यह है वो ऐसा नहीं कह रहे कि आप साल भर में क्या वेरिएशन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब त्योहार आता है या जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है बाकायदा
कभी कुंभ मेला, कभी पहलगाम हमला जैसी इमरजेंसी सिचुएशन, कभी इंडिगो क्राइसिस जैसा वक्त, या फिर वार त्योहारों के आसपास की चीजें, तो क्या इस तरह के डायनामिक प्राइसिंग से इतना किराया वसूला जा सकता है? ये सवाल तो उठेगा ही। तो चलिए इस बातचीत को करेंगे एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया और सुप्रीम कोर्ट में वकील आशुतोष श्रीवास्तव, ये हैं हमारे आज के दो मेहमान। इनसे करेंगे हम पूरी बातचीत। तो दमानिया साहब एविएशन के एक्सपर्ट हैं, अपनी एक एयरलाइन चला चुके हैं, बहुत गहराई से इस पूरे सब्जेक्ट को जानते हैं और समझते हैं, वो अपने पक्ष रखेंगे। और आशुतोष जी हमारे जो यात्री हैं, एक तरह से आज उनकी पैरवी करेंगे, बड़े वकील हैं देश के और ऐसे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो देखिए, यात्रियों का एक पक्ष, एक दर्द मैंने भी रखा। आशुतोष, ये जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट में आए, देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम इसको इसलिए उठा रहे हैं कि अब इतनी पिटीशंस इकट्ठे हो गए हैं, या मुद्दा इस लेवल पे पहुंच गया है कि अगर अब हम इस पर अपना कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, अगर हम इस पे सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये यूं ही चलता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पीआईएल गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है। और जिस तरह से इमरजेंसी सिचुएशंस में जिस तरह से प्राइसेस बढ़ते हैं फ्लाइट्स के, या त्योहारों के समय फेस्टिवल्स में काफी प्राइसेस बढ़ जाते हैं और लोग इससे काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं। और जो मनचाहा जो भी प्राइस लगाया जा रहा है और लोग खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, ट्रेन्स या उसमें उनको जब टिकट नहीं मिलता है तो उनके अलावा, फ्लाइट के अलावा उनको ऑप्शन नहीं बनता है। और इसको ये भी माना है कि ये जो है आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी देता है सिटीजन्स को, और साथ में आर्टिकल 21 जो है राइट टू हैव लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, उसका जो है पूरी तरह से वायलेशन है। बिकॉज उसमें जो है एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पब्लिक को, लोगों को, ये उसका जो है कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाया नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है इन आर्टिकल्स का वायलेशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसीलिए जो है सरकार को बोला है कि आप 4 हफ्तों में जो है अपना एफिडेविट जो है फाइल कीजिए और इसके ऊपर जो है फर्दर डिस्कशन होगा। अब जहां तक सरकार का सवाल है तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को बहुत क्लियर किया है कि भाई हम इसमें बहुत सीरियस हैं, और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो जो है डीजीसीए, हमारी पूरी बात चल रही है, इसमें हम क्या बेस्ट तरीका निकाल सकते हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। और साथ में जो है हम कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं प्राइसिंग को, उसमें भी जो है बात चल रही है। अब देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूं तो जो एयर कॉर्पोरेशंस जो एक्ट बना था 1994 में, उसमें जो है कहीं ना कहीं एयरलाइंस को छूट दिया गया था कि वो अपने प्राइसिंग को तय कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। लेकिन हम अगर अपना पुराना देखें 1937 का जो हमारा, अगर हम देखें रूल नंबर 135(2) ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स, तो उसके अंदर जो है ये क्लियर किया गया था कि जो है आप जो है प्राइसिंग को आपको ट्रांसपेरेंट रखना होगा, आपको लोगों को क्लियर बताना होगा। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी ठीक है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड ही लॉ बना हुआ है आज तक। और उसके ऊपर जो है अभी डीजीसीए ने जो है टीएमयू बनाया है, जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट जो होता है उसको बनाया है। तो वो क्या है, टीएमयू जो है ओनली सिलेक्टेड जो हमारा रूट्स होता है उसी में वो रैंडमली चेक करता है प्राइसिंग को, लेकिन वो कोई फुल प्रूफ वो तरीका नहीं है रेगुलेट करने का प्राइसिंग को। और मुझे लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, जो हमारे सिटीजन्स हैं जो परेशान हैं, जो इतना हाई जो है पैसा उनको चुकाना पड़ता है त्योहारों के समय में, वो कहीं जा नहीं पाते, मिल नहीं पाते, या कोई मेडिकल इमरजेंसीज में वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको अगर 1 दिन 2 दिन में अगर ट्रैवल करना है या आज ट्रैवल करना है इमीडिएटली, तो प्राइसिंग जो है उस हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। तो इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इस पीआईएल में लगा। और इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में ने जो है इस पे डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है कि आप इसमें क्या क्या करने वाले हैं, आप किस तरीके से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, आप पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों के हित में जो ट्रैवल जिनको करना पड़ता है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसके लिए ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है एक तरीके का। तो आप इस पे क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आप इसमें आपको बताइए। तो ठीक है, अब इस जवाब क्या आता है, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त दिया है वो हम देखेंगे। लेकिन परवेज सर, इस सवाल को मैं कुछ ऐसे लेकर आता हूं आपके पास कि बहुत सारे अलग अलग उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने लेटेस्ट उदाहरण दिया इंडिगो क्राइसिस का जो अभी अभी होके गई।
तो देखिए, एयरलाइन बिजनेस एक महंगा बिजनेस है, बहुत खर्चे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक पूरा साल भर का हिसाब किताब तो एयरलाइंस बना के चलती होंगी कि मैं इतनी फ्लाइट उड़ाऊंगा, ये टिकट के दाम रखूंगा। मेरे को ये भी बात समझ में आ गई, चलिए कि पीक सीजन आता है तो वो थोड़ा एक एडवांटेज होता है। लेकिन अब ये इंडिगो क्राइसिस जैसा वक्त आया और इतने दाम बढ़ गए कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई ये दाम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो ये तो फिर सर साफ साफ बात है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं मालूम है। हाँ, दिवाली आएगी, होली आएगी, वो तो कैलेंडर में लिखी है, लेकिन ऐसा क्राइसिस आएगा ये तो कहीं एंटिसिपेशन में नहीं है। उस वक्त दामों को ऐसी छेड़छाड़ करना तो फिर ये तो अच्छे इंटेंशंस नहीं दिखाता एयरलाइंस के। देखिए, आई एम विथ यू। आप जो बोल रहे सब सही बोल रहे, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि भाई दीज आर बिजनेस हाउसेस एंड दे आर हियर टू मेक अ प्रॉफिट। कल अगर ये लॉसेस में जाए तो देयर इज नोबडी गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट देम विद परवेज सर, इसीलिए मैंने ये सवाल ऐसा पूछा, मैंने माफी चाह रहा हूं, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे ऐसा पूछा कि किसी त्योहार का मैं समझ सकता हूं, किसी और चीज का, लेकिन आप ऐसे ऐसे समय पे मान लीजिए घटना नहीं घटती तो क्या एयरलाइन लॉस में ही होती? नहीं नहीं, मैं आपके साथ एकदम सहमत हूं। What you are saying कि airline should not take advantage of crisis, which I agree. Nobody should take advantage of the crisis. लेकिन अगर government starts monitoring everything, then the chances of more airlines failing is very high. मुझे क्या लग रहा है कि भाई instead of Supreme Court governing or DGCA governing, the airline should self-regulate. The airline should use their own judgment. उन्होंने खुद का जजमेंट वापरना चाहिए और रियलाइज होना चाहिए कि आज जो उनका ग्रोथ और सक्सेस स्टोरी इंडिया में हुआ है, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, दैट इज बिकॉज आपके पैसेंजर ने, इंडियन पैसेंजर डायस्पोरा ने आपको इतना सपोर्ट किया है and so many people are flying. That is why the airlines are a huge success story और ये aviation की भी success story because the growth is phenomenal. इसीलिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयरलाइंस ने कोई मजबूरी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज दीज आर बिजनेस हाउसेस, अगर कल वो लॉस में जाए या नुकसान में जाए या दे कैन नॉट फुलफिल देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कोई सामने से उनको मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। इसलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम शुड बी गिवन टू देम। हाँ, पर वो रूल्स एग्रीड सर, बट सर्टेन अमाउंट इज फाइन, बट इतना कि जो टिकट 4-5 हजार की वो 30,000 certain amount is fine, लेकिन 50,000, 60,000, 70,000 fares are unreasonable and absurd. That is what I'm saying कि मुझे ऐसा लग रहा चाहिए कि instead of rules coming in, if airlines use their judgment and self-regulate और खुद समझदारी से काम ले, तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको भी नहीं आएंगे, पैसेंजर को भी नहीं आएगा और सबका गाड़ी आराम से चलेगा। इंडिगो क्राइसिस हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एट सर्टेन स्टेज इट वाज बियॉन्ड द हैंड्स ऑफ इंडिगो, और जब इंडिगो का क्राइसिस हुआ तब गवर्नमेंट इंटरवीन एंड सेड द अदर पीपल कैन नॉट टेक द फेयर्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। अगर आपको याद है ड्यूरिंग कोविड टाइम में भी गवर्नमेंट ने एक लोअर फेयर और एक हायर फेयर रखा था। जी जी, इसलिए टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, लेकिन ऑल द टाइम गवर्नमेंट इंटरवीनिंग इन द बिजनेसेस एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द एयरलाइन इज नॉट फेयर, आई थिंक। नहीं, वो तो हम कह भी नहीं रहे। और आप देखिए, आपने एक बात तो बिल्कुल सही की है, ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे मौका मिला कई बार ट्रैवल करने का, कि एयरपोर्ट पर पाँव रखने की जगह नहीं है, कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसकी सीटें खाली जा रही हैं। आपको सुबह 4 बजे की फ्लाइट में भी फुल फ्लाइट, जबकि पहले एक समय ऐसा होता था कि जो ऑड आवर्स वाली फ्लाइट होती थी वो ठीक है, जितनी भर गई उतनी भर गई, लेकिन अब तो उसमें भी नॉट अ सिंगल सीट। तो जब आपका एविएशन सेक्टर इतनी अच्छी स्थिति में है, आपके एयरपोर्ट्स पे जगह कम पड़ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि जब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा दे भी रहे हैं और ठीक ठाक पैसा, ऐसा भी नहीं है कि वो डिस्काउंट वाली टिकटें आज की तारीख में। आज कोई भी टिकट दिल्ली बॉम्बे आप लो तो 9-10 हजार 11 हजार के नीचे नहीं है, और नॉर्मल दिन पे एक दिन पहले करो तो 14, 15, 16 हजार है। इसलिए जो ओरिजिनल स्टोरी था लो कॉस्ट कैरियर का वो सब खत्म हो गया।
दैट इज फाइन। बस यही तो दमानिया साहब की ऐसे में भी अगर फिर ये चीजें घटती हैं तो जो वो PIL लगी या लोगों की जो डिमांड है वो गलत नहीं। मैं आशुतोष के पास आता हूं। आशुतोष, अब ये मुझे बताइए, एक तरफ दमानिया साहब का ये कहना है कि भाई उसको एयरलाइंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वैसे तो छूटा ही हुआ है, नहीं ये स्थिति होती तो ये नौबत ही नहीं आती अगर वो एक फेयर जजमेंट लेते, बट स्टिल वेल DGCA ऑलरेडी है, एक फ्रेमवर्क भी है जितना मुझे पता है जिसमें एक है कि आप इतना किराया, लेकिन वो फ्रेमवर्क इतना ब्रॉड है कि उसमें हर चीज बैठ जाती है, जो किराया हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या इस तरीके का कोई फ्रेमवर्क बनना चाहिए? आप देखें तो ट्रेनों में भी वो है डायनामिक किराया, कई बार आपको ट्रेन के भी किराए देख के लगते हैं कि भाई ट्रेन के लिए मैं 5,000 रुपए दूं, जो वैसे टिकट 800 या 1200 रुपए की होगी, लेकिन ट्रेन ये नहीं करती है कि उस डायनामिक टिकट को भी ऐसा कर देगी कि अभी क्राइसिस है तो चलिए आप मुझे 12,000 रुपए दीजिए। नो, उसका एक लिमिट है, वो वहीं तक जाता है। क्या उसी तरह की फेयर प्राइसिंग यहां पर, हालांकि ट्रेन एक अलग सब्जेक्ट है, उससे कभी बात करेंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया, लेकिन कोई वैसा ही फ्रेमवर्क जो कि जस्टिफाइबल हो वो होना ही चाहिए। मैं कुछ हद तक परवेज जी जो कहा अभी कि भाई जो है बिजनेस में लॉस होगा तो उसको कौन देखेगा, या अगर लॉस में जाएगा तो हम बहुत सारी दिक्कतों में आ सकते हैं। एयरलाइन बहुत बार हमने पुराने टाइम में देखा है बंद भी हुई हैं, देखिए वो भी अपनी जगह है, मैं उनकी बात को बिल्कुल काट नहीं रहा हूं, बट एट द सेम टाइम जैसे उन्होंने कहा सेल्फ रेगुलेशन की बात, तो देखिए सेल्फ रेगुलेशन ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन हो नहीं रहा ना। अब अगर फ्लाइटों की जो दाम है वो एक एक रूट में अगर 50,000, 60,000, 40,000, 70,000 इस तरीके से अगर हो जाएं इमरजेंट सिचुएशंस में, तो इसका मतलब है कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि जो एयरलाइंस हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे फोकस कर रही हैं बेसिकली, बट एट द सेम टाइम उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बल्कि कुछ रिस्पॉन्सिबल जो है काम है जो किया जा रहा है। अब जैसे हॉस्पिटल्स में बोलूं, अगर हॉस्पिटल्स जो है एडमिट करना बंद कर दे लोगों को, नहीं हम तो इसके नीचे लेंगे ही नहीं, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। अब जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो इसके नीचे पढ़ाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है कुछ बिजनेसेस में, जहां पे जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट का डायरेक्ट कोरिलेशन है उस पर्टिकुलर बिजनेस से या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एयरलाइंस को अगर सेल्फ रेगुलेशन पे जिस तरह से छोड़ा गया है अभी तक पूरी तरीके से, तो सेल्फ रेगुलेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सही मायने में वो काम नहीं कर पाया है, और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेगुलेट होना जरूरी है ताकि जो अपर लिमिट है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। और खास तौर पे ऐसी सिचुएशंस पे बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि एक छोटी सी बात, मैं ये नहीं कहना चाहता कि एयरलाइन जो है वो लॉस में जाए, भले ही आप मिनिमम कैप को भी लगाइए ताकि एयरलाइन को लॉस ना सफर करना पड़े, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर एक जो आम जनता, एक जो आम इंसान, जो हमारे यहाँ पे एक ऑर्डिनरी जो अर्निंग स्लैब जो कमाने वाला जो इंसान है, वो कभी वो ट्रैवल कर ही ना पाए ऐसे जी। गॉट योर पॉइंट। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे आशुतोष जी मुझे लेना होगा, लौट के आते हैं और उस फ्रेमवर्क की थोड़ी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड क्या प्रैक्टिस है, क्या दूसरे देशों में भी बिल्कुल ऐसा ही है, खुली छूट है, एयरलाइन जैसे चाहे उसको वैसे चलाए, और चलिए दूसरे देशों में जो होगा वो होगा। भारत एक अलग तरीके का देश है, यहाँ का अलग तरीके का पूरा ताना बाना है। हमारे यहाँ क्या होना चाहिए और किस तरह का रेगुलेशन आना चाहिए, एक स्वतंत्र रेगुलेटर की भी डिमांड कर दी गई है जो सिर्फ फेयर्स को देखे, तो क्या सच में उसकी जरूरत है? एक छोटा ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हवाई किराया हाई और SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आग दिखाई। जी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े अंदाज में इस पे अपनी आपत्ति ली है और जवाब मांगा है सरकार से भी, रेगुलेटर से भी कि आप इस पर कुछ करिए। अब वक्त है, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या ये मनमानी है, क्या ये एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अब क्विकली, मेरे पास समय बहुत कम है, आप दोनों ही मेहमानों से एक एक मिनट में चाहूंगा आपकी तरफ से इसका एक फेयर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। परवेज जी पहले आप। अगेन लाइक आई सेड, मैंने पहले कहा कि भाई देखिए एयरलाइंस, आप समझिए 50,000 में टिकट बेचे तो वो चालू 5,000 से कर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब फाइनल सीट, जब सीट 2 या 4 रह जाए तभी वो 50,000 पे बेचते।
फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये जो 4 सीट बेचे, 3 सीट बेचे, 50,000, 60,000 में, उससे उनको दे आर गेटिंग अ बैड नेम। इसलिए मुझे लग रहा है कि एयरलाइन शुड डिसाइड देमसेल्फ कि भाई मैं हायर लेवल पे 25,000, 30,000 के ऊपर टिकट नहीं बेचूंगा। So then this bad name will not happen to the airline. Again, like I'm saying, instead of Supreme Court dictating, and then airline will say, okay, then I'm running into losses. Are you going to support me? So it'll be a never-ending question. I think it's an area where the DGCA, government officials, airline should sit together and come to a conclusion. परवेज साहब, which makes sense to मैं everybody. इसी सवाल के साथ वापस अब उनके पास जा रहा हूं, आशुतोष जी के पास, कि क्या एयरलाइन जब शुरू करता है कोई, तो ये सोच के शुरू करता है कि मैं कुछ टिकटें 30,000 40,000 की बेचूंगा तब मैं रन कर पाऊंगा? उनका हिसाब तो एक एवरेज पे ही लगता होगा, तो फिर ये थोड़ा, बट ठीक है आपका पॉइंट कि एयरलाइंस को खुद अपना सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। दिस इज समथिंग विच परवेज जी सेइंग नाउ। आशुतोष, क्या सेल्फ रेगुलेशन से काम चलेगा, या डिमांड तो यहां तक आ गई है कि आप सिर्फ किराए के लिए एक अलग से रेगुलेटर बिठाओ? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कोई डिक्टेट्स नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है गवर्नमेंट को कि आप इसका सोल्यूशन निकालिए, इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटेंट है वो है लोगों का, जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो मुझे दिख रहा है इस पूरे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट उसी में लगा हुआ है। अब अगर लगता है कि इसमें रेगुलेटर बिठाने की जरूरत है, तो हो सकता है कि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर्स को लगाया जाए जो दोनों ही हितों को देखे। मैं ये नहीं कहता कि इसमें एयरलाइंस को लॉस होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो है मुझे लगता है कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम आप एक मिनिमम बेस प्राइस को रखिए जिससे कि एयरलाइन लॉस में ना जाए, और साथ में आप एक अपर लिमिट को बनाइए कि भाई इसके ऊपर आपको लेने की जरूरत नहीं होना इसके चाहिए। ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो ये पूरी तरह से बिल्कुल कुछ इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही आशुतोष का कहना है कि आप इतना भी किराया कम मत कीजिए जहां आपको लॉस हो, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो कि फिर वो, और जैसा कह रहे परवेज जी की 4-5 सीटें, 10 सीटें, 20 सीटें वो बैड नेम ज्यादा लेकर आती हैं, और किराया अपर लिमिट पर इस तरह क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब 23 मार्च जो है वो डेट दी गई है जब सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल करेगी, अन्य पक्ष इसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस बार काफी सीरियस है इस मामले पे। लेट्स सी कि आगे ये पूरी व्यवस्था किस तरफ बढ़ती है, क्या जवाब आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, परवेज जी, और हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे, एक बार जवाब आ जाए, मामला आगे पहुंचे, फिर इस पे बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।